नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश्वा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने HRDT ऑडिटोरियम में पुस्तक मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों पर सम्मानित किया। इसी के साथ साथ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परचम, रचनात्मक चेतना और शब्द साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा प्रतीक है। ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज की दिशा देने और उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान दी है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, धनराशि नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, जो हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है, उसका प्रतीक ही है। भाइयों बहनों, हमारी उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में एक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, इसको विस्तार देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी आ रहे हैं। उनका ये दौरा चारधाम शीतकालीन यात्रा को विश्व पटल पर बड़ी पहचान दिलाने वाला साबित होगा। उनके इस दौरे को लेकर प्रदेशवासियों में उत्साह है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा है कि जिस शीतकालीन यात्रा पर पीएम खुद मुहर नहीं लगा रहे हैं, बार बार यात्रा की तारीखों में तब्दीलियां होना ये दर्शाता है कि अभी शीतकालीन यात्रा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं, उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में डुगडुगी पीट रही है। भू कानून इतना लचर है कि उसमें इतने छेद हैं कि धीरे धीरे अब सरकार को भी पता चलेगा कि एक ही प्रदेश में 2 कानून आपने लागू कर दिए। आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर अपना भू कानून लागू नहीं किया, गोया वो प्रदेश का हिस्सा ही ना हो। आपने नगर निकायों में इसको लागू नहीं किया, 100 से ज्यादा हमारे निकाय हैं उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं जमीन को आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है, वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है। वो और उत्तराखंड के माड़ा क्षेत्र में आए एवलांच में 56 मजदूरों बर्फ में फंस गए हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। इस दौरान 46 लोगों को सकुशल निकाला गया है, 8 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे घटना में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इसे हायर अल्टीट्यूड बाली वाली जगह पर ज्यादा ध्वनि तक वर्जित होती है और वही इस पूरे क्षेत्र में बिना रोक टोक के काम चल रहा है। भारी मशीनों द्वारा वहां काम किया जा रहा था और वही मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन उसको हल्के में लिया गया, जिस कारण 56 लोग हादसे का शिकार हुए। ऐसे में जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौसम का अलर्ट था और उतने अलर्ट के बाद भी वहां लोगों से काम कराया गया। और आप सब लोग जानकार हैं इस बात के कि ध्वनि का जो वाइब्रेशन है वो हायर एल्टीट्यूड्स में कितना खतरनाक होता है। जहां 12 महीने बर्फ रहती है, एवलेंजेस आने का खतरा रहता है, वहां ध्वनि ऊंची ध्वनि से बचा जाता है। और वहां ऐसे में हथौड़े चल रहे हैं, बड़ी भारी मशीनें ले जाई गई हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अलर्ट के बाद वहां मजदूरों को काम में लगाया गया। जो मरे हैं उनके लिए हमारी शोक संवेदनाएं हैं, लेकिन जिन अधिकारी और कर्मचारियों की कारगुजारी रही है या जिन जो इसके लिए दोषी है, उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए।
और उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। स्मार्ट मीटर पर विपक्ष के बढ़ते विरोध को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष के सच को सब जानते हैं। अब कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने जोरों शोरों से गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन उस समय 26% से ज्यादा गरीबी थी और आज के समय में 5% गरीबी स्केल के बीजेपी ने हमेशा जनता के लिए कार्य किया है। और हनी पाठक ने कहा कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट सिटी की जरूरत है। स्मार्ट मीटर में जितनी बिजली इस्तेमाल की जाएगी उतना ही बिल आएगा, इसमें कोई अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को भ्रमित न करे। देखिए, बस करें ये अब अपनी जो झूठी बातें बतंगड़ शुरू किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ जर्रे जर्रे पर सच इनका लिखा हुआ है। जो ये गरीबों की बात आज कर रहे हैं, इनके शासनकाल में 26% गरीबी स्तर था। ये गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन 26% से ज्यादा गरीबी स्तर ग्रामीणों में था। और आज के यहाँ पे आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के समय में देखा जाए तो मात्र 5% स्तर है ग्रामीण में गरीबों का। तो ये इन सब चीजों का आकलन करें और गरीबों की बात तो ये बिल्कुल भी न करें। और जहां तक स्मार्ट मीटर की बात है, स्मार्ट मीटर निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मीटर का लगना आवश्यक है और स्मार्ट मीटर से हमारी जनता को काफी राहत भी मिलेगी। स्मार्ट मीटर के बहुत से फायदे हैं। अगर हम घर पर नहीं हैं तो वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। स्मार्ट मीटर तो जो हमारा एक्स्ट्रा शुल्क आता है वो नहीं रहेगा और हमें इससे पता होगा कि हम कितनी बिजली यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम रिचार्ज करेंगे। तो स्मार्ट मीटर के ऐसे अनेकों फायदे हैं। इस कारण इस दिल्ली में किया। राजभवन में देहरादून में हर वर्ष आयोजित होने वाला वसंत उत्सव इस वर्ष भी 7 से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर आयोजन के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस बार के वसंत उत्सव में अधिक से अधिक लोगों को भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप में किया जाएगा ताकि प्रदेश के पुष्प उत्पादकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। मैंने खुद पिछले 3 साल में ये नोटिस किया है कि हमारे जितने भी कृषक और उत्पादक हैं, उनका जो पुष्प उत्पादक, इफ आई टेक अकाउंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी इन दिस एरिया, उनकी एक तो रुचि बढ़ी है और दूसरी तरफ हमारा इससे जो लाभ हुआ है उसमें भी वृद्धि हुई है। और ये जो हमारी एक्सक्लूसिविटी है, मुझे लगता है कि ये बड़े अलग अलग रूप में, चाहे वो एक हनी की क्रांति में हो, अरोमा की क्रांति में हो, एक कट फ्लावर की जो क्रांति है, इसका रूप ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये रोजगार और स्वरोजगार के महत्वपूर्ण साधन एवं उद्यम के रूप में बढ़ाए जाने के लिए प्रयास बहुत सुंदर हैं। हाउ कैन वी गिव इट ए शेप टू इट, ये हम सबको सोचना पड़ेगा एज ए परिवार। उत्तराखंड कांग्रेस हाल ही में हुए निकाय चुनाव को देखते हुए एक ड्राइव करने जा रही है, जहां पर महत्वपूर्ण चीजों का देखा जाएगा और इसको लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक भी हुई। इसके बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने कहा कि कुछ नियमों में 20-20 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके वोट कटे हैं या फिर बदले गए हैं। उनकी वजह जानी जाएगी, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से जानी जाए। इससे भी जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। देखिए, कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है ये, क्योंकि हालिया चुनाव में बहुत सारी चीजें हो रही थी और महाराष्ट्र ने एकदम से आंख खोलने का काम किया। क्योंकि महाराष्ट्र में जब संसदीय चुनाव हुए तो भारी अंतर से कांग्रेस और उसके समर्थित दल जीते और 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव तो रिजल्ट बिल्कुल इतर था और पाया यह गया कि 4 महीने के अंदर लाखों की संख्या में वहां वोट जोड़े गए। कई वोट ऐसे हैं जो फ्लोटिंग वोट्स हैं, जो हर राज्य में वोट देने भी जा रहे हैं, ऐसा भी जानकारी में आया है। और जो नियम है उसके अंदर जो प्रपत्र 6, 7 और 8 है, उसका घोर उल्लंघन चुनाव कराने वाली संस्थाओं ने किया है, जिसको लेकर बड़े चिंतन और मनन हो रहा है। इसीलिए गुजरात और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में अभी निकाय चुनाव हालिया में हुए हैं,
कोटद्वार नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सैनिकों की ओर से चुनाव लड़ने वाले महेंद्रपाल सिंह रावत ने बीजेपी प्रत्याशी को उनके चुनावी वादे याद दिलाए हैं। महेंद्रपाल सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो चुनावी वादे बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए थे, उन सभी वादों पर उन्हें अब गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन भी लग चुका है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार के वादे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो इसे उत्तराखंड और बेसिकली कोटद्वार की जनता के बीच रखा था, उसको निभाने का काम करेंगे। और जनता त्रस्त है, आप जानते हैं विगत 25 सालों से उत्तराखंड का कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कभी डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा और महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं एक सुविधापूर्ण जो योजना है उनको देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से कोटद्वार का उत्थान हो। अब प्रदेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान पर उत्तराखंड में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई राजनीतिक संगठन सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विरोध के साथ साथ सरकार से कैबिनेट मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता हानि पाठक का कहना है कि मंत्री अपने दिए गए बयान पर पहले ही माफी मांग चुके हैं। मंत्री जी ने खेद पहले ही प्रकट कर लिया है और जो उनके मुंह से निकला वो शब्द का उन्होंने खेद प्रकट पूरी तरीके से किया है। और जहां तक रही बात बवाल नहीं रुकने की, तो उत्तराखंड की जनता हमेशा उत्तराखंड देवभूमि को प्रेम और सौहार्द और शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोग यहाँ पर, हर समुदाय, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमें एकजुटता के साथ उत्तराखंड की विकास की धरा को और किस तरह आगे लेकर जाना है उसके बारे में सोचना चाहिए, न कि इन चीजों में फंसकर रहना चाहिए। वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि के लोगों का दिल बड़ा होता है। अपना बड़ा दिल दिखाते हुए हमें इस मामले को खत्म करना चाहिए। शाह तक जाए ये बात। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने भू कानून को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि उनके सरकार के दौरान जो भू कानून बनाया गया था वो उत्तराखंड के हितों को रक्षा करने वाला था, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा उसमें जो संशोधन किया गया है उसमें बाहरी लोगों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त के दरवाजे खोल दिए हैं। उसमें जनता के हितों के सवाल पर जो बातें आती हैं वो तो धरातल पे कहीं है ही नहीं, कहीं दिखता नहीं है। वो कानून अध्यादेश संशोधन 2019 को पार्लियामेंट ने जो पास किया, हम कांग्रेस के लोग आज से 5-4 साल पहले से हम इस बात को करते आ रहे हैं कि इस संशोधन अधिनियम को वापस लिया जाए। और जो पहले का एक्ट था, जो भू संशोधन अधिनियम जो पहले से बना हुआ था कि 250 वर्ग गज से ज्यादा कोई भी बाहर का व्यक्ति, प्रदेश से बाहर का व्यक्ति यहाँ जमीन न खरीदे, उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दौरान जो है वो उसको बिल्कुल छूट दे दी और उनकी कार्रवाई। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया का अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड बीजेपी द्वारा बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश मीडियम प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि अब प्रदेश के 19 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा रायशुमारी के लिए 3 पर्यवेक्षक एक जिले में भेजे गए थे। पर्यवेक्षकों द्वारा नाम के पैनल को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा गया है। विस्तार से चर्चा के बाद जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के रूप में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष का चुनाव के बाद हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मंडल हैं उनमें सभी में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंडल अध्यक्षों की अधिकतर घोषणाएं भी हो चुकी हैं और अब
हमारे जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिले की 19 इकाइयां हैं, 19 इकाइयों के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। और लालकुआ के मोटा हल्दू गोला नहीं गेट में मजदूरों की 1.5 दर्जन झोपड़ियों के अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि अधिकांश मजदूर लाल कुआं में खनन व्यवसायियों द्वारा निकाले गए जुलूस में शामिल होने गए थे और इनकी गैर मौजूदगी में अचानक उनकी झोपड़ियों में आग लग गई और पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। और देखिए आग की ये खबरें आपको बता दें, जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों की ये झोपड़ियां थी और देखिए काफी नुकसान भी हो गया है। मौके पर हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक सबकी झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। एक तरह से कहें कि छत पर से घर का साया उठ गया। ऐसे में बेहद दुखद खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर 1.5 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। किस वजह से आग लगी, फिलहाल इनके कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा जो झोपड़ियां थी वो जलकर राख होगी और इसके साथ साथ काफी नुकसान भी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद दुखद तस्वीर, जहां पर 1.5 दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। मजदूरों की झोपड़ियां बताई जा रही थी जिसमें वो रहकर गुजर बसर कर रहे थे और ऐसे में इनके सर से छत का साया जरूर उठ गया है और ऐसे में देखिए अब कई तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ेगा। फिलहाल इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है मदद के लिए, लेकिन जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अनफानन में लोग पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि देखिए मौके पर ही फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। बेहद दुखद ये खबर आपको बता रहे, जहां मजदूर झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री अभियान के तहत कोटद्वार पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस क्षेत्रवासी कोटद्वार निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ड्रग्स की अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करने के साथ ही स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं को जन जागरूकता अभियान के तहत जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनता का भी सहयोग लिया जा रहा है। विधायक जी से निवेदन करूंगा, कृपया शॉल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में हमारे जो एसएसपी पौड़ी सर हैं उनके मार्गदर्शन आए हैं कि सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी अपने क्षेत्रों में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाएंगे और उसी के चलते कोटद्वार में भी हम लोग समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में कई बार हम लोग नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करते हैं और आगे चल के हम लोग अभी जैसे जैसे थोड़ा गर्मियों के दिन आएंगे तो जो हमारे कॉमन प्लेसेस हैं जैसे बारात घर हो गए या जो हमारी रोड चौके हैं उन पे भी हम लोग ये जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। विधायक जी से निवेदन करूंगा, कृपया शॉल। और प्रदेश की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने उद्देश्य से स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हो चुका है। अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य निदेशक ने अल्मोड़ा अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप मेडिकल व्यवस्था बेहतर हो चुकी है और दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी शीर्ष दूर करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारा पहला जो पास आउट हो गया बैच मई तक आ जाने वाला है। इसके बाद वो भी स्पेशलिस्ट आएंगे हमारे, तो हमारे जो चिकित्सा व्यवस्था थोड़ी सुधर जाएगी। तो लगभग सभी स्पेशलिस्ट हमारे जो है सभी डिस्ट्रिक्टों में आने वाले हैं। तो आगे से हर साल हमारे स्पेशलिस्ट हर साल तैयार होकर आने वाले हैं, तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। दवाइयाँ हमारे यहाँ सारी उपलब्ध है। आजकल दवाइयों की कोई ऐसी कमी नहीं है। हमारी वर्तमान सरकार जो है, चाहे किसी भी, जैसे आपके यहाँ वो भी तो होगा, अगर ये औषधि वाला भी होगा, जन औषधि हो, चाहे हमारे स्टोर में भी सारी सप्लाई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करकोटी साहब, हमारे पीएम साहब को निर्देश दूंगा कि यहाँ की व्यवस्था उस समय से बहुत अच्छी हो गई है।
और मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर सिविल अस्पताल पहुंच गए। आरोपी बदमाश लंढौरा में हुई हत्या के मामले में शामिल बताया जा रहा है। बताते चले कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के में 28 फरवरी को शाम इकराम व ताजिम को कन्फेक्शनरी की दुकान के सामने पैसे के लेन देन के हिसाब को लेकर विवाद होने पर गोली मार दी गई थी, जिसमें इकराम के उपचार के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। इंस्पेक्टर मंगलौर ने सूचित किया कि उसके यहाँ कुछ 3 बदमाश पुलिस पे फायर होके फरार हुए हैं, भागे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंढौरा चौकी में 2 लोगों पर, ये 3-4 लोगों ने, जिनका नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने फायर किया था, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। ऋषिकेश के सरबहारा नगर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में सिख और पंजाबी समाज भड़क गया है। समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने गुस्से में कोतवाली पहुंचकर रसियों की मौजूदगी में कोतवाल में मुलाकात के लोगों ने विवाद में मारपीट के दौरान बाइक शोरूम मालिक की पगड़ी उछालने को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। इस पर प्रहार करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई और साथ ही कोतवाली दी कि यदि पुलिस ने मामले में लापरवाही की तो समाज के लोग आरोपी को पकड़कर खुद सिख समुदाय की हुई बेइज्जती का बदला लेंगे। पुलिस ने समाज की मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। रणजीत सिंह द्वारा थाना ऋषिकेश में शिकायत दी गई थी। गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज है, क्योंकि इसमें कुछ लोग ने आकर बलवा करना, धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाना, लूटपाट करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तत्काल कल ऋषिकेश थाने में रात्रि में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में CCTV के साक्ष्य मिले, इसके आधार पर इसमें जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहां पर इस तरह की संगीन वारदात की गई, उन 3 अज्ञात व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए, जिनका नाम राजू, राजा और धर्मवीर है, इनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसमें 3 लोग नेम्ड भी है, जिनकी तलाश के लिए SP देहात के नेतृत्व में टीम को लगाया गया है। और ऋषिकेश के निकट मोनीगिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित होने वाले स्पा सेंटरों में तमाम प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। यह खुलासा पुलिस की छापेमारी में हुआ है। अनियमितता मिलने पर पुलिस ने 13 स्पा सेंटरों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की है। साथ ही दोबारा अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। तो वही मामले पर जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया है कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर क्षेत्र में संचालित हो रहे स्पा सेंटरों पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई की गई। राजधानी देहरादून में काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों व पर्यावरण प्रेमियों ने मार्च निकाला। वहीं दिलाराम तिराहे में हाथी बड़कला चौकी पर निकाले गए मार्च को आह्वान सिटी जंग फॉर ग्रीन दून और देहरादून सिटी जंग फोरम ने किया, जिसमें 30 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और वही मार्च में शामिल पर्यावरण प्रेमियों का कहना था कि अनियमितता माफ कीजिएगा भानिया वाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने और शोरोड़ी झांझरा व झांझरा मसूरी में बीच सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रस्तावित कटान का दून घाटी के पर्यावरण पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस समय ये खाली बात देहरादून दून घाटी की ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की है। आज जो चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे विकास के मॉडल की बात हो, इन सभी पहलुओं को लेकर जो आम जनमानस है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, वो निराश भी है, वो चिंतित भी है। और इन्हीं सभी भाव और भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर देहरादून शहर में लोग सड़कों पर उमड़े हैं
ये पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, ये जो जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं उनको लेकर के सरकार को संदेश देने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपको अपनी नीतियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।